सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं मोनार्क द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीरीज की। गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1973 में स्कल आइलैंड दिखाया जाता है। स्कल आइलैंड हमने 2017 में आई हुई मूवी स्कल आइलैंड मूवी में देखा है। इस आइलैंड पे हमें बिल नाम के इंसान को दिखाते हैं जो कि वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कह रहा होता है कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है, लेकिन इस बीच में मैंने कई गलतियां भी की हैं जिन्हें मैं सुधारना चाहता हूँ। ये कहते कहते वो वहाँ से भागने लगता है क्योंकि एक स्पाइडर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा था। तभी वो समुद्र के किनारे पे पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर अपना एक बैग जिसके अंदर उसकी सारी रिसर्च थी वो उस बैग को पानी में फेंक देता है। तभी वो मॉन्स्टर उसके पास में आ जाता है। वो मॉन्स्टर उसे मारने जा ही रहा होता है कि तभी एक दूसरा मॉन्स्टर उस स्पाइडर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और वो लड़ते लड़ते पानी में गिर जाते हैं। उनके पानी के गिरने के बाद में बिल किनारे पे खड़े होकर अपने बैग को देखता है जो कि फ्लोट होता हुआ काफी दूर चला गया था। उसके बैग पे मोनार्क का साइन बना हुआ था। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें 2013 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ कुछ फिशरमैन फिशिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें मछलियों के साथ में बिल का बैग भी मिल जाता है। जिसके बाद में हमें 2014 में होने वाले गॉडजिला अटैक के 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैट नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि अपने पिता हिरोशी की डेथ के 1 साल बाद उनके टोक्यो वाले घर पे जा रही, जहाँ एयरपोर्ट पे उसे बहुत सारे गॉडजिला के साइन देखते हैं जिन्हें देखकर वो थोड़ा डर सी जाती है। इसके बाद में वो अपने पिता के घर पहुंच जाती है और रास्ते में वो अपनी मॉम से इसी बारे में बात कर रही होती है। तभी वो चाबी से दरवाजा खोलकर घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसके पिता के फोटो रखे हुए थे, लेकिन वो किसी और के साथ में थे। तभी वो नोटिस करती है कि घर के अंदर कोई है। तभी वहाँ पर एक औरत और एक लड़का आ जाता है। उस लड़के का नाम केन था। वो लोग केट से पूछते हैं कि तुम अंदर कैसे घुसी, जिस पर केट उन्हें चाबियां दिखाकर कहती है ये मेरे पिता का घर है। ये सुनकर वो दोनों बहुत चौंक जाते हैं। इसके बाद में हमें 1959 का समय दिखाया जाता है जहाँ स्कल आइलैंड पे हिरोशी के फादर बिल को दिखाते हैं जो कि उस टाइम अभी यंग थे और उनके साथ उनकी पत्नी डॉक्टर कायोको भी थी और साथ ही एक अमेरिकन आर्मी सोल्जर ली शॉ भी होता है। वो तीनों वहाँ रिसर्च के लिए आए। वो लोग रेडिएशन पर रिसर्च कर रहे थे। वो लोग जंगल के पास में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर रेडिएशन काफी ज्यादा थी, इसलिए वो उससे बचने के लिए एक मास्क पहन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो जंगल में आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें वहाँ एक लड़का मिलता है जिसे देख के वो तीनों डर जाते हैं और अपनी गन्स निकाल लेते हैं। लेकिन तभी कायोकी उन सबको शांत कराती है। तभी वो उस लड़के से कहती है कि वो लोग उसकी हेल्प कर सकते हैं, जिस पर वो लड़का अपनी गन नीचे कर लेता है और उन्हें बताता है कि इस जंगल में काफी अजीब चीजें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पहले भी लोग आते रहते हैं। कायोकी उससे पूछती है यहाँ पर ऐसा क्या है। वो लड़का उन्हें बताता है कि करीब ही एक खाली शहर है और हमारे लोगों का मानना है कि वहाँ पर हेल का एक डोर है। जिसके बाद में वो उन्हें उस शहर का रास्ता दिखाता है और वहां से चला जाता है। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं और एक जगह पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें वो शहर देखने लगता है जो कि एक खाली पावर प्लांट था, लेकिन वहां पर कोई भी रेडिएशन नहीं थी। इस वजह से कायोकी चौंक जाती है और वो उनसे कहती है हमें पावर प्लांट के अंदर जाकर चीजों को देखना होगा और तभी वो तीनों पावर प्लांट की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमें सीन फिर से 2015 में दिखाया जाता है जहाँ केन केट से कहता है कि तुम मेरे पिता जैसी नहीं दिखती हो। इसलिए केट उन्हें हिरोशी के साथ में अपनी एक फैमिली फोटो दिखाती है। जिसके बाद में वो उनसे कहती है कि उन्होंने हम सबको धोखा दिया है। तभी वो उनसे यह जानने की कोशिश करती है कि उनके पिता ने किससे पहले शादी की थी। तभी केन की मॉम एमी को कहती है कि उन्हें जानना है हिरोशी कैसे मरे थे और वो दोनों ये भी जानना चाहते थे कि 2014 वाले इंसिडेंट के टाइम पर क्या हिरोशी केट के साथ में थे। लेकिन ये सुनकर केट को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। तभी हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो तीनों उस शहर के बीच में पावर प्लांट के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद में वहाँ बहुत सी जगहों पर बॉम्ब लगा देते हैं और वहाँ पर काफी बड़ा धमाका करते हैं जिससे उन्हें जमीन के नीचे बहुत ज्यादा रेडिएशन मिल जाती है। तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है जिसके कारण वो तीनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर तभी हमें फिर से प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ केट को उसकी माँ का फोन आता है जिन्हें केट बताती है कि उसके पिता ने यहाँ पर उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगते हैं जिसके कारण सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान एमिको और केन भी केट के पास में आ जाते हैं और उसे लेकर पास ही के एक मेट्रो
मेट्रो स्टेशन के सेफ हाउस के अंदर चले जाते हैं जो कि गॉडजिला से बचने के लिए गवर्नमेंट ने बनाए थे। उसके अंदर जाकर केट काफी डरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि गॉडजिला फिर से वहां आने वाला है। तभी एमिको और केन केट से फिर से पूछते हैं कि जब हिरोशी की डेथ हुई थी क्या तब वो तुम लोगों के साथ में थे, जिस पर केट उन्हें बताती है कि नहीं। इसी के साथ हमें 2014 का टाइम दिखाया जाता है जब सैन फ्रांसिस्को में गॉडजिला ने हमला किया था। तब केट एक बस में थी और उसके सामने ही गॉडजिला था। गॉडजिला ने वहाँ के एक पूरे ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसी दौरान वह बस से बाहर आई थी और उसने काफी सारे बच्चों को बचाया और गॉडजिला को भी बहुत करीब से देखा था। तभी गॉडजिला के हाथ से एक पत्थर गिरने की वजह से उसकी बस नीचे गिर गई थी जिसमें काफी सारे बच्चे थे और वो सब के सब मर गए थे। वो सारी बातों को याद करके वो बहुत डर जाती है, लेकिन एमिको से संभालती है और काम डाउन कराती है। उधर 1959 में वो तीनों ब्लास्ट वाली जगह से नीचे चले जाते हैं। उन्हें एक जगह काफी सारे अंडे दिखाई देते हैं जो कि दूसरी दुनिया के किसी एनिमल के थे। तभी बिल उनसे कहता है हमें उन अंडों के डीएनए का सैंपल लेना होगा, लेकिन ली उनसे कहता है कि नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर वो एनिमल भी हो सकता है जिसके वो अंडे हैं। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कायोकी कहती है कि नीचे मैं जाऊंगी। बिल भी उसकी बात को मान जाता है, लेकिन ली उस पर भी गुस्सा करने लगता है, जिस पर कायोको उनसे कहती है कि वो 5 मिनट में ही वापस आ जाएगी। ये सुनकर ली भी मान जाता है, लेकिन वो भी उसके साथ नीचे जाने का फैसला करता है। इधर प्रेजेंट टाइम में सेफ्टी अलार्म बजता है, इसलिए सब लोग सेफ हाउस से बाहर आ जाते हैं जहाँ एमिको केट को उनके घर आने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन केट उनके साथ जाने से मना कर देती है। तभी कैन उससे कहता है कि हमारे पिता बहुत ही अजीब इंसान थे और उनके बहुत सारे सीक्रेट भी थे जिनके बारे में जानने के लिए ही शायद तुम यहाँ आई हो और इसके लिए हमें उनके ऑफिस में जाना चाहिए। केट भी इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद में केन उसे लेकर अपने फादर के ऑफिस में जाता है जहाँ वो इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन केट को वहाँ कोई भी काम चीज नजर नहीं आती है। तभी उसे वहाँ एक मैप दिखाई देता है जिसके पीछे उन्हें एक लॉकर मिलता है। केट उसमें अपनी और अपनी मदर की डेट ऑफ बर्थ डालती है, लेकिन वो लॉक नहीं खुलता है। जब वो उन चारों के बर्थ डेट को एक साथ मिलाकर डालती है तो वो खुल जाता है, जिसपे केट कहती है वो शायद हम चारों को एक बराबर ही चाहते थे। तभी उस लॉकर में से बिल का बैग मिलता है जिसमें बहुत सी हार्ड ड्राइव थी और उन पर मोनार्क का साइन बना हुआ था। तभी केट कहती है मैंने ये साइन 2014 में होने वाले हादसे के दौरान देखा था जहाँ मोनार्क के बहुत सारे सोल्जर उस जगह पर सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे थे। तभी वो केन से कहती है कि हमें जानना होगा हमारे पिता कौन। तो केन एक लड़की के बारे में बताता है जो कि उनकी हेल्प कर सकती थी, उसका नाम मे था। वो उसके पास में जाते हैं। मे उन्हें बताती है कि ये ड्राइव तो 1970 की है। केन कहने लगता है कि तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो केन की गर्लफ्रेंड थी और उनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था, इसलिए केन उसके पीछे उसे मनाने जाता है। लेकिन मैं उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ क्योंकि तुम कभी भी बताए बगैर गायब हो जाते हो। लेकिन केन उसे अपने फादर के बारे में बताता है कि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, इसलिए हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तभी मैं मान जाती है और फिर वो उनकी हार्ड ड्राइव को डिसाइफर करती है क्योंकि उनमें सब कुछ कोडेड था। मैं उन्हें जब ओपन करती है तो उनके सामने काफी ज्यादा डाटा आ जाता है। उन फाइल के ओपन होते ही मोनार्क के लोगों को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो इस बारे में अपने साथी टिम को बताती है। टिम भी इस बात को देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वह लड़की टिम को बताती है कि उन फाइल को टोक्यो में ओपन किया गया है, जिस पर टिम उससे कहता है मैं इन्हें देख लूंगा। उसके बाद में वह अपने साथी दुआ को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। इधर टोक्यो में वह तीनों डाटा देख रहे होते हैं जिसमें उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर दुनिया भर के मॉन्स्टर का डेटा के साथ साथ बिगफुट भी नजर आता है। तभी उन्हें वही मैप दिखाया जाता है जो कि हिरोशी के ऑफिस में भी था और इसमें उन्हें मोनार्क कंपनी का नाम हर जगह दिखाई देता है, जिस पर केट कहती है कि 2014 में अटैक के दौरान मोनार्क कंपनी के लोग गॉडजिला की हर एक हरकत पर नजर रखे हुए थे और उसे लगता है कि मोनार्क पास इन सारी चीजों की काफी सारी जानकारी है। तभी केन कहता है कि शायद इसी वजह से 2014 में उनके पिता हिरोशी भी सैन फ्रांसिस्को में ही थे जो कि वहीं मर गए थे, लेकिन केट उसे बताती है कि वो सैन फ्रांसिस्को में नहीं थे। तभी केट को याद आता है कि वो गॉडजिला के अटैक के बाद में अपने पिता से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान वो उससे मिले थे। उन्होंने केट को कहा था कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ये लेटर अपनी मॉम को देना होगा और उनके साथ यहाँ से जाना होगा, जिस पर केट कहती है कि मेरी माँ बीमार है और
और आप हमें इस हालत में छोड़ के जा रहे हैं। जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं वो उन दोनों से बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि अब तुम्हें ही अपनी माँ का ख्याल रखना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद केट को काफी ज्यादा दुख हुआ था। तभी प्रेजेंट टाइम में वो बताती है कि उसके बाद में उन्हें अलास्का से फोन आया था और उन्हें उससे पता चला था कि उनके पिता का प्लेन तूफान में कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर केन कहता है इसमें तो उनके पिता का कोई कसूर नहीं है। जिस पर केट कहती है उन्होंने जो भी किया है उससे मेरा या मेरी मॉम का कोई भी नाता नहीं है। तभी मेरे को उन फाइल में एक फोटो मिलता है जिनमें बहुत बड़े मॉन्स्टर के पंजे के निशान पे मिको खड़ी थी। जिस पर केट कहती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है, लेकिन उनकी फोटो इन फाइल में क्या कर रही है ये उसे समझ नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ सीन एक बार फिर से 1959 में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ कायोके और ली उस जगह के नीचे जाते हैं। कायोके उन अंडों का डीएनए सैंपल लेने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे अर्थक्वेक आने लगता है, जिसकी वजह से ली कायोको को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उन अंडों में से भी मॉन्स्टर निकलने लगते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों बहुत स्पीड से रस्सी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान में वो मॉन्स्टर कायोको को पकड़ लेते हैं। तो ली उन पर गोलियां चलाने लगता है और बिल उसको खींचने की पूरी कोशिश करता है, पर फिर भी वो मॉन्स्टर कायोको को नीचे की तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहीं इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सेकंड एपिसोड के स्टार्ट में हमें ऑफिसर ली को उसके ऑफिसर के साथ में दिखाते हैं। ये टाइम 1952 का था, यानी कि पिछले एपिसोड में दिखाए जाने वाले इंसिडेंट से 7 साल पहले का, जहाँ ली का ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम इंजर्ड कैसे हो गए। जिस पर ली उन्हें बताता है हमारी टीम का एक ऑफिसर एक लड़की के साथ मिसबिहेव कर रहा था, इसलिए हमने उसकी बहुत पिटाई की। ये सुनकर इस पर ऑफिसर कहता है कि तुमने जो भी किया वो गलत था। जिसके बाद में वो उसे एक जापानी साइंटिस्ट की रक्षा करने के लिए मिशन देता है। ली उसका ऑर्डर मानते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में वो उस मिशन के लिए फिलीपीन आता है, जहाँ उसे कायोकी मिलती है। ली उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करने का टास्क मिला है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में ली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे किसी न्यूक्लियर प्लांट को ढूंढ रही हो। कायोकी उससे कहती है कि हाँ, हमें यहाँ काफी सारे सिग्नल मिल रहे हैं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। इसके बाद में 2015 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ केन अपने फादर के ऑफिस में आता है और इस दौरान वो काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो सभी चीजें उठा के इधर उधर फेंकने लगता है। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ पेपर्स थे, जिनके ऊपर मोनार्क का साइन भी बना हुआ था। उन्हीं में से उसे ली के बारे में पता चलता है और उन पेपर से ली को ये भी पता चलता है कि ली की बटालियन को टोक्यो में ही शिफ्ट किया गया है। वहाँ पर उसे एक हार्ड डिस्क भी मिलती है जिसके ऊपर फिलीपीन में कुछ लिखा हुआ था। उधर 1952 में ली और कायोके एक जंगल में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें रिसर्च करनी थी, लेकिन तभी कायोको को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और तभी उनके सामने बिल आ जाता है, इसलिए ली उसे गन पॉइंट पे ले लेता है। तभी बिल उन्हें बताता है कि वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है। ये सुनकर ली उसे छोड़ देता है। जिसके बाद में बिल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ सच की तलाश में आया हूँ। दूसरी तरफ 2015 में केट वापस जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, जहां उसे टिम मिलता है जो कि उससे कहता है कि तुम्हें मोनार्क के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो तुम्हें हमें दे देनी चाहिए। ये सुनकर वो वहां से आगे बढ़ने लगती है, जिस पर टिम उसे धमकाने की कोशिश करता है, अगर तुमने हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी तो तुम खतरे में आ सकती हो। ये सुनकर केट उसे वो इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन फिर वो मौका देखकर उस पे मोबाइल फेंक कर मारकर वहां से भागने लगती है। पर तभी दुआ उसे पकड़ लेती है जो कि टिम की साथी थी। वो दोनों केट को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान में टिम केट के मुंह पर कपड़ा डाल देता है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है और कार में उथल पुथल मचाने लगती है, जिससे वो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और पलट जाती है। जिसके बाद वो वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ केन मे के पास आता है और उसे बताता है कि मुझे एक और हार्ड डिस्क मिली है। वो मे को उसे भी डिसाइफर करने के लिए कहता है, लेकिन मे उससे कहती है मैं भी बिजी हूँ, इसलिए तुम बाद में आना। जिसके बाद वो दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आके मोनार्क की सभी सीक्रेट फाइल का पता लगाने लगती है। इधर केट पुलिस स्टेशन आकर उन किडनैपर्स के बारे में बताती है और तभी उसे याद आता है कि उसका सामान एयरपोर्ट पर ही रह गया। ये सुनकर ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम्हें कम ड्रिंकिंग करनी चाहिए थी, ये तो अक्सर टूरिस्ट के साथ में होता रहता है। लेकिन केट उससे कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस पर ऑफिसर उसे कहते हैं तो फिर तुम्हें अमेरिकन एम्बेसी से बात करनी चाहिए, इसलिए केट वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ केन घर आ जाता है, जहाँ पर
पर एमिको ने हिरोशी और अपनी फैमिली की फोटोज निकाल रखी थी, लेकिन केन कहता है मुझे ये फोटोज बिल्कुल पसंद नहीं है और अब मुझे हिरोशी को देखकर बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो दोनों मिलकर फोटो को फाड़ने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन तभी केन को उनमें ली का एक फोटो मिलता है। दूसरी तरफ 1952 में बिल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पे काफी महीनों से हूँ और यहाँ के लोगों से मुझे पता लगा है कि यहाँ एक ड्रैगन है जिसके मुंह से रेडिएशन निकलती है और शायद उसी की सिग्नल से तुम लोग यहाँ आए हो। तो ली उससे कहता है तुम्हारी बातें भी तुम्हारी तरह बकवास हैं, इसलिए तुम यहाँ से निकलो और हमें हमारा काम करने दो। लेकिन कायोके उससे कहती है कि हमारी रिसर्च में शायद बिल हमारी हेल्प कर सकता है। उसके बाद में बिल और कायोके जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान बिल कायोके को बताता है मैं इस जगह पर कुछ महीनों से रिसर्च कर रहा हूँ और मेरा काम अलग अलग मॉन्स्टर के बारे में पता लगाना है। ये सभी मॉन्स्टर एक ही रास्ते से आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते पर रिसर्च करके मैंने मैप भी बनाया है। जिसके बाद में कायोके भी उसे रेडिएशन का चार्ट दिखाती है जो कि दोनों आपस में मैच हो रहा होता है और यह देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। जिसके बाद बिल कायोके को उस मैप के रास्ते से आगे लेकर जाने लगता है। तभी उन्हें वहां पर 1943 में डिस्ट्रॉय होने वाले यूएस का नेवी शिप मिलता है। इधर 2015 में कैट मे के घर पहुंच जाती है, लेकिन तभी मैं उसे एक तरफ खींच लेती है और तभी वो देखती है टिम और दुआ मे के रूम में सब चीजें चेक कर रहे थे, इसलिए वो दोनों छुप के वहां से निकल जाती हैं। इधर एमिको केन को ली के बारे में बताती है कि वो उसके अंकल के जैसे थे और उनकी फैमिली में वो अकेले ही बचे थे, जबकि हिरोशी उनके बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई थी। तभी केन पूछता है कि क्या वो अभी भी जिंदा है, जिस पर एमिको कहती है कि शायद। तभी केन को इमरजेंसी का मैसेज मिलता है और उसके घर की बेल भी बजने लगती है। केन जब वहाँ देखता है तो उसके दरवाजे पर टिम और दुआ थे जो कि खुद को सीक्रेट एजेंट कहकर घर में घुस जाते हैं, जहाँ वो केन से कहते हैं कि बिल की वो फाइल हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखकर एमिको केन से कहती है कि तुम इन्हें ये फाइल दे दो और इसी के साथ वो उसे इशारा करती है, इसलिए केन फाइल लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है और इस दौरान एमिको उन लोगों को चाय की ऑफर करती है। तभी टिम को वहाँ की एक फोटो दिखाई देती है जिसे देख के वो चौंक जाता है, लेकिन इस दौरान केन दूसरे रूम से भाग जाता है और उन दोनों के हाथ सिर्फ मोनार्क का खाली बैग ही आता है। इधर 1952 में बिल और कायोके शिप के अंदर पहुंच चुके थे और इस दौरान बिल सभी चीजों को रिकॉर्ड भी कर रहा था। कायोके को इस दौरान काफी अजीब आवाज भी सुनाई देती है, जबकि बिल को एक रूम में काफी सारा सामान मिलता है और उस बॉक्स पे बिल का सरनेम देख के कायोके समझ जाती है कि वो भी उस शिप में ही था। बिल भी उसे इस बारे में बता देता है। कायोके पूछती है तुम क्या ढूंढ रहे हो, जिस पर बिल कहता है कि मेरा कुछ सामान है जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि मैंने कुछ देखा था और वह असली था, क्योंकि मैं इस शिप पे अकेला बचा था। इधर ली जो कि वापस जा रहा था, उसे इस जगह काफी रेडिएशन मिलती है और तभी उसे आसमान में कोई अनोखी चीज चमकती हुई नजर आती है, इसलिए वह फिर से वापस लौट जाता है। इधर 2015 में केट और मे एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहां मे अपनी नकली पासपोर्ट और काफी सारे पैसे निकाल लेती है। ये देखकर केट उससे कहती है कि मुझे तो तुम कोई खतरनाक सीक्रेट एजेंट लगी हो। बाहर आने पर उन्हें केन मिलता है जो कि उनसे कहता है कोई उन फाइल के लिए हमारा पीछा कर रहा है, जबकि वो दोनों पहले ही उनसे छुप के भाग रही थी। केन उनसे कहता है एक आदमी है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है। इधर 1952 में बिल और कायोके एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें शिप में मरे हुए सभी लोगों की डेड बॉडीज दिखती हैं जो कि बर्फ में जमी हुई थी, जिन्हें देखकर कायोके काफी ज्यादा डर जाती है। तभी बिल उसे बताता है कि यह सब कुछ आज से 9 साल पहले हुआ, जिसके बाद में वो दोनों वहां से बाहर आने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फ्रेश लिक्विड मिलता है जो कि ऊपर से गिर रहा था, जिसे देखकर कायोके कहती है कि यहाँ पर कोई और भी है, जिसके कारण बिल उसे लेकर वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ 2015 में तीनों बच्चे एक सिक्योर जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कर्नल ली के बारे में पूछते हैं। वो लोग उन्हें कर्नल ली के पास ले आते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। तो इधर ली केन को पहचान लेता है और खुश हो जाता है, लेकिन उसे केट के बारे में पता नहीं चलता है। तो मैं उसे बताती है कि मेरा इन दोनों से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद में ली उन्हें बाहर लेकर आता है और उनसे पूछता है तुम लोगों ने मुझे कैसे ढूंढा। केन उसे बताता है कि हमें तुम्हारी एक फाइल मिली थी, उन फाइल में जो कि मोनार्क की सीक्रेट फाइल थी। तभी केट उससे कहती है कि अलास्का में मेरा पिता हिरोशी गायब हो गए थे, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। इसी दौरान मैं देखती है कि यहाँ पर काफी सारे कैमरे थे, इसलिए वो इस बारे में ली से पूछने लगती है। ली उसे बताता है कि यह मोनार्क का सेफ हाउस है और मैं यहाँ हाउस अरेस्ट हूँ। ये सुनकर वो लोग फौरन वहाँ से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन ली उनसे कहता है
कि मोनार्क ने अब तुम्हें ट्रैक कर लिया है, इसलिए वह तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़े जब तक तुमसे वो फाइल हासिल कर ना ले। इससे अच्छा है कि हम लोग मिलकर तुम्हारे डैड को अलास्का में ढूंढने जाएं। जिसके बाद वो अपनी ट्रैकिंग डिवाइस को काट देता है और उनसे कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। इधर 1952 में बिल और कायोके पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बिल एक जगह पे फंस जाता है। कायोके उसे बचाने की कोशिश करती है और इस दौरान वहाँ ली भी पहुंच जाता है, जो कि कायोको के साथ मिलके बिल को बचा लेता है। तो उसके बाद में वो तीनों जल्दी से बाहर आ जाते हैं और इससे पहले कि वो शिप उन पर गिरता वो टाइम पे वहाँ से बच के निकल जाते हैं। लेकिन तभी उस शिप में से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि उन तीनों पर अटैक कर देता है, लेकिन वो लोग उसके अटैक से बच जाते हैं। वो मॉन्स्टर आगे बढ़ने लगा। वो लोग उस मॉन्स्टर को देख के काफी हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।